नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की। सबसे पहले आप समझिए कि ये एक सेल है यहाँ पे, है ना। ये ले लीजिए आप, ये आपकी सेल हो गई। सबसे पहले एक सेल जब डिवीज़न में जाती है, यानी कि एक से दो करने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले ये अपनी तैयारियाँ कर ली होगी जिससे से डिवीज़न करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये समझ लीजिए इसने ये किया है। इतनी बात क्लियर है। इस फेज़ को हम इंटरफेज़ बोलते हैं। इंटरफेज़, जिसमें एक सेल अपने डिवीज़न के लिए तैयारियां कर रही होगी, प्रिपरेशन कर रही होगी। उसके बाद यहाँ से ये सेल क्या करेगी, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी पहले। यानी कि ये पहले मान लो ये पहले एक सेल थी, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस हो गया। अभी भी न्यूक्लियस एक ही है क्योंकि सिर्फ इसने तैयारियां करी है। लेकिन जब उसके अंदर न्यूक्लियस भी दो हो चुके होंगे, न्यूक्लियस सपोज करिए ये वो सेल थी और इसके अंदर न्यूक्लियस भी अब दो हो चुके हैं क्योंकि इसने न्यूक्लियस का डिवीज़न किया है। तो जिसमें सेल डिवाइड करने लगती है और सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न करती है, उस फेज़ को, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ की फेज़ को हम बोलते हैं एम फेज़। एम फेज़, या इसको आप कार्योकाइनेसिस भी कह सकते हैं। कार्योकाइनेसिस, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है। उसके बाद ये सेल क्या करेगी, ये देखो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म, ये इतना हिस्सा साइटोप्लाज्म का ये रख लेगी, इतना हिस्सा ये रख लेगी, तो बीच में से डिवाइड हो जाएगी। तो बाद में क्या होगा, इसमें यही सेल एक न्यूक्लियस अपने छोटे साइटोप्लाज्म को लेकर के अलग हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे साइटोप्लाज्म को लेकर के अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सेल से ये हो जाता है पूरा क्या, डिवीज़न। एक सेल से दो सेल हो गई है। तो ये सेल हुआ है सेल डिवीज़न। और इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा प्रोसेस, पूरा जो इवेंट हुआ है, ये सेल साइकिल है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ क्या क्या होता है। ये जो इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ में सबसे वाली पहले वाली फेज़ जो आती है वो जी फेज़ आती है। और जी भी G1, जी इसलिए रख रहे हैं, ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, जी इसलिए लगा। उसके बाद सॉरी एस फेज़ आती है, एस फेज़। उसके बाद G2 फेज़ और बाद में G0 फेज़। तो इंटरफेज़ जो हमने पढ़ना है वो इन चार हेडिंग में पढ़ना है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरफेज़ में एक सेल में प्रिपरेशन किया है अपने डिवीज़न के लिए और वो प्रिपरेशन 4 स्टेजेस में हुआ है, हम ये पढ़ेंगे अभी। अभी मैं यही बात कर लेता हूँ। G1 में उसकी नॉर्मली ग्रोथ होगी, नॉर्मली ग्रोथ, और मेटाबॉलिकली ये एक्टिव हो जाएगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव, डिवीज़न के लिए एक्टिव हो चुकी है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गई है। उसके बाद एस की बात करते हैं। एस फेज़ में क्या होता है, जो इसके अंदर क्रोमोसोम थे, उन क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। तो यहाँ क्रोमोसोम अमाउंट डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन कहाँ होता है, तो एस फेज़ में होता है। उसके बाद G2 में क्या होगा, जो ज़रूरी प्रोटीन भी चाहिए होगी इसे, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, तो प्रोटीन भी बनेगी। तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस, जो ज़रूरत में काम आने वाली प्रोटीन है वो G2 में बनती है। G0 में क्या हुआ, वो रेस्ट कर गई है, अब उसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। जैसे आप घर में अपने सब्जी बनाने के लिए काम करते हैं, टमाटर काटते हैं, सब्जी काटते हैं, प्याज काटते हैं, और फिर आप तैयार हो जाते हैं कि अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो वही काम इसने किया, अपने सारे काम इसने कर दिए और यहाँ पे वो फ्री हो गई कि अब हम तैयार हैं न्यूक्लियस के डिवीज़न के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के डिवीज़न के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो हमने कर ली पूरी। उसके बाद आपका ये एम फेज़ आता है। एम फेज़ को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए इनके डायग्राम में यहाँ भी बनाऊँगा, इसका यहाँ एक डायग्राम यहाँ आ जाएगा और 4 फेज़ में पढ़ते हैं। तो एक डायग्राम में यहाँ करूँगा, थोड़े बड़े डायग्राम है इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। इसमें सीक्वेंस में सबसे पहली फेज़ जो होगी एम फेज़ में, जो पहली फेज़ होगी ये एम फेज़,
उसमें पहली फेज़ होगी प्रोफेज़, प्रोफेज़। उसके बाद मेटाफेज़, उसके बाद एनाफेज़, और उसके बाद आती है ये टीलोफेज़, यहाँ पे टीलोफेज़। तो इन 4 स्टेप में इसके अंदर ये जो सिंगल न्यूक्लियस था 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज़ में, ये आप सपोज कर लिए सेल मेम्ब्रेन बाहर सबसे, और इसके प्रोफेज़ में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी तो था, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, याद रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है। तो प्रोफेज़ में पूछे जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कहाँ होती है, तो प्रोफेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ख़त्म। और आपको पता है एनिमल सेल अगर है ये, तो एनिमल सेल में क्या होता है सेंट्रोसोम। तो इस तरह से इसके 2 पोल होंगे और ये सेंट्रोसोम अपने अपने पोल पे जा चुके होंगे, और सेंट्रोसोम के चारों तरफ की जो ये प्रोटीन होती है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रल रे, ये एस्ट्रल रे। बाकी क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ये मान लो क्रोमोसोम थे, और क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे विजिबल, ये क्रोमोसोम विजिबल हो गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है प्रोफेज़ में क्या हुआ है, प्रोफेज़ में सेल के अंदर देखो यहाँ न्यूक्लियस है, प्रोफेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो चुकी होगी, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जा कर के सेटल हो गए हैं, और क्रोमोसोम यानी कि जो डीएनए बहुत घना था वो एक जगह इकट्ठा होकर कंडेंस होकर के ये हो गए, इस तरह की स्ट्रक्चर बना लिए, तो क्रोमोसोम विजिबल हो गए हैं। अब मेटाफेज़ में क्या होना देखिए, यही सेल है ये, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे ये आपका क्या आ गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अब सेल के अंदर बीचों बीच में यहाँ एक प्लेट बनती है, क्या बोलते हैं इसको इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। अब इक्वेटोरियल प्लेट के साथ देखो यहाँ कितने क्रोमोसोम दिखाए हैं 1 2 3, ये तीनों क्रोमोसोम यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं। तो इस स्टेज में अगर आपसे पूछता है कोई किस स्टेज में क्या होता है, तो क्रोमोसोम आर अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई है, इस पे लाइन हो गए सेंट्रोम, ये जो क्रोमोसोम है इनकी ये जो आर्म है वो कहाँ जुड़ी हुई है इस सेंट्रोमियर से, सेंटर में जो ये दिख रही है ना स्ट्रक्चर ये सेंट्रोमियर होती है। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, और साथ में ये जो एस्ट्रल रे थी इनके चारों तरफ, किनके सेंट्रोसोम के, उनके साथ एक प्रोटीन भी होती है, ये प्रोटीन इन क्रोमोसोम को होल्ड कर लेती है, इस तरीके से प्रोटीन ने इन क्रोमोसोम को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या हुआ है क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, फिर से ये डायग्राम बनाएंगे। एनाफेज में ये जो देख रहे हैं आप, ये जो प्रोटीन है क्या बोल रहा है इनको स्पिंडल प्रोटीन, स्पिंडल प्रोटीन। अब स्पिंडल प्रोटीन ये जो धागे से दिख रहे हैं आपको, ये अपने अपने पोल पे खींचने की कोशिश करेंगे, ये सारे ये इधर खींचना शुरू करेंगे, ये और ये इस डायरेक्शन में खींचना शुरू करेंगे। जब दोनों तरफ से खिंचाव होगा तो ये जो क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर दिख रही है ये बीच में से टूट जाएगी। तो होता क्या है देखिए, ये सेंट्रोसोम है ना, और ये इनके धागे से आ गए समझ लीजिए स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल प्रोटीन, और इनके साथ जब ये टूट गया है तो टूटने के बाद दो एक तरफ आ गई है, ये इस वाले के ये इस वाले के हाफ, और ये हाफ चले गए इस डायरेक्शन में टूट करके, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद टीलोफेज में आप क्या दिखाएंगे, टीलोफेज में यही फिर से सेल और ये जो क्रोमोसोम थे ये अपने अपने पोल पे जा चुके हैं। अब ये देख लीजिए, ये आपका सेंट्रोसोम, ये इधर वाला सेंट्रोसोम, ये क्रोमोसोम एक ये आ गया है, एक ये आ गया है, और एक ये आ गया, 3 थे ना आ गए, और इसमें एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, और एक क्रोमोसोम ये रहा। तो इस तरह से क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे चले जाते हैं और वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे
एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जब टीलोफेज लास्ट में पहुंचेगी बिल्कुल एंड में, तो एंड में जाते जाते ये पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, यानी कि क्रोमोसोम आधे आधे जाने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस बन चुके हैं दो। उसके बाद मैंने यहाँ दिखाया, देखो यही मेटाफेज में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए हैं। वो कैसे बने हैं मैंने बता दिया। प्रोफेज में विजिबल हो जाते हैं, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर के स्ट्रेच होने की वजह से टूट जाती हैं, तो बीच में से वो अलग अलग पोल पे जाने शुरू करेंगे, टीलोफेज में जा चुके होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपियर होना शुरू हो गई है। तो दो न्यूक्लियस बन चुके होंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, ये देखो दो न्यूक्लियस के बाद की स्टेप, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अभी आपने पढ़ा है कि कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या था, कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीज़न, यहाँ न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है। अब यहाँ पे ये सेल दो न्यूक्लियस बन गए हैं, तो न्यूक्लियस तो बन गए। अब एक न्यूक्लियस आधा साइटोप्लाज्म रखेगा, दूसरा न्यूक्लियस आधा साइटोप्लाज्म लेकर के अलग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है। तो साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीज़न। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये दो सेल बन जाती है। ये है आपकी माइटोटिक डिवीज़न। अगर आपको माइटोटिक डिवीज़न क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, तभी आपको मियोसिस समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या बोलते हैं, इसी वीडियो में कमेंट करें और मैं आपको फिर मियोसिस भी बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले ये कंप्लीट होना चाहिए आपका।